हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेज। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 2005 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और एनसीईआरटी की जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और देखिए वो वीडियो को। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है, या फिर बी कह रहा है बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। सी कह रहा है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। तो बच्चे तो कभी रट करके सीखेंगे नहीं, क्योंकि रटंत विद्या बस 2.5 घंटे की ही होती है। यहाँ पे डी कह रहा है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चे को हमें क्या रखना है, हमेशा सक्रिय रखना है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बच्चे को सबसे ज्यादा आप किसे इंपॉर्टेंस देंगे तो बच्चे को देंगे। बच्चा चाहे किसी भी क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? आपको बताना है कि एनसीईआरटी किसके महत्व पर बल देता है। ए कह रहा है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, बी कह रहा है वेदन और बार बार अभ्यास पर, सी कह रहा है सामग्री को रट कर याद करना, या फिर आपका डी कह रहा है उत्तेजना प्रक्रिया संघ। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा ए सही है। सक्रिय बच्चा को कभी भी क्या बनाना है? सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से उसे कम्युनिकेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। आपको बताना है कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ये कह रहा है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी कह रहा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। सी कह रहा है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी कह रहा है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तो हमें बच्चे को तो हटाना नहीं है, ये तो सही होगा नहीं। ठीक है, बच्चे को डांटना भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 आपको बच्चे को दंडित करने पे प्रतिबंध लगाता है कि आपको बच्चों को कभी भी डांटना, पीटना या कोई अपशब्द नहीं कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें बच्चों को उसका मूल्यांकन तो करना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ओके, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या करेगा? वो गलती करके उससे सीखेगा। तो चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं। जो 4 नंबर पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएगा, मानवतावाद हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा, रचनावाद। तो 3 का यानी 4 का क्या सही हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। किस तरह से है? निष्क्रिय और सरल। तो निष्क्रिय तो कभी नहीं होगा। सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक, या फिर सक्रिय और सरल। तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिगम क्या है? हमारा सक्रिय है, और इसके साथ ही साथ सामाजिक है, क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है? एक तो सक्रिय रूप से सीखता है और दूसरा वो अपने समाज से भी सीखता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए हम 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। आपको बताना है कि ईबीएस में 6 प्रकार के आपको थीम प्रोवाइड किए गए हैं, सुझाए गए, उनमें से कौन 4 सही है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए कह रहा है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ,
या फिर बी कह रहा है परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी और यात्रा और आवास, या फिर आपका सी कह रहा है चीजें जो बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ, या फिर डी कह रहा है काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो 6 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो 6 का जो सही होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है ना, परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी, यात्रा और आवास। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से 40 से 42 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं 7 नंबर को। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है, जो कि एनसीईआरटी बताता है। ये कह रहा है ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बी कह रहा है ईबीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। सी कह रहा है आपका ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। या फिर आपका डी कह रहा है ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का शिक्षा का एकीकरण है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 7 नंबर का। तो 7 का जो सही होगा ना वो डी सही होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं 1 से लेकर के 5 तक बच्चों को ईबीएस पढ़ाते हैं। 6 से हमारा वो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। ईबीएस पे हम क्या क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है वो भी हम पढ़ाते हैं। यानी ये सारे टॉपिक्स को, सारे विषयों को एक में एकीकरण करके, एकीकृत करके हम ईबीएस में पढ़ाते हैं। और वो आगे चल के जब बच्चा 6वीं क्लास में जाता है तो वही विषय क्या होते हैं? अलग अलग पढ़ाए जाते हैं उसको। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का हमारा 8 नंबर है ना वो कह रहा है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या फिर नेशनल करिकुलम फाइल, सी कह रहा है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, या फिर डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमें अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो कह रहा है निम्न में से एनसीईआरटी की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, प्रोफेसर रंगराजन की अध्यक्षता में, या फिर प्रोफेसर यशराज की अध्यक्षता में, या फिर प्रोफेसर यश कुमार की अध्यक्षता में। क्या होता है यहाँ पे सारे यश से शुरू हो रहे हैं, तो बच्चा बिना ध्यान दिए क्या करते हैं, किसी पर भी जो पहला ऑप्शन आता है टिक मार के चल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी की जो संचालन समिति थी ना उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ओके, तो चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए विद्यालयी ज्ञान को? ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ए कह रहा है बाहरी स्कूल के जीवन से, बी कह रहा है कक्षा से, सी कह रहा है परिवार से, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो एनसीईआरटी ये कहता है कि आपको विद्यालयी जो ज्ञान है ना उसको बाहरी स्कूल के बाहरी जो जीवन है उससे आपको जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 11 नंबर का वो कह रहा है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगाइएगा इस पर। इसके आने की पूरी संभावना, ये हर बार अभी तक के सीटेट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से। यानी जब एक छोटा बालक है ना जब आप प्राथमिक कक्षा का जो बालक है उसे आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी किस भाषा में देंगे? स्थानीय भाषा में, विदेशी भाषा में, कठिन भाषा में, या कोई भी भाषा में? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय भाषा में। यहाँ पे आपको क्षेत्रीय भाषा भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्षेत्रीय भी लिखा रहेगा, वो भी क्या होगा? सही होगा। आपका मातृभाषा भी
यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो स्थानीय भाषा इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है ना, बालक की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। आपको बताना है कि एनसीएफ के अनुसार बालक की शिक्षण जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। रटंत पद्धति से युक्त, रटंत पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रटंत पद्धति को तो पहले ही एनसीएफ क्या करता है, मना करता है कि आपको बच्चे को रटंत विद्या प्रणाली से नहीं पढ़ानी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। रटंत पद्धति से मुक्त करके आपके बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। चलिए 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। आपको बताना है कि एनसीएफ का जब गठन किया जा रहा था तो उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा सही होगा देखते हैं ऑप्शन, 33, 34, 35 या फिर 36। तो हमारा 13 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 13 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। टोटल 35 सदस्यों ने भाग लिया था। 30 जो थे वो कहाँ के थे, आपके भारतीय थे, ठीक है। और जो 5 थे ना ये आपके विदेशी थे, ये अलग अलग देशों से ये थे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 35 सदस्यों ने भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का वो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। आपको बताना है कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार। बालकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, या फिर बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सी कह रहा है गणना करने की क्षमता का विकास करना, या फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा 14 नंबर का, तो 14 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना ही क्या होना चाहिए, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। ये सारे पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से डैश से प्राप्त किए, ठीक है ना, संज्ञावाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, या उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का सही हो जाएगा बी नंबर। ये इससे पीछे भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या करेगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा रूपरेखा चेंज करके आपसे पूछेगा रचनावाद से। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है आपको बताना है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, या समस्या हल करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 का सही आंसर, 16 का जो सही आंसर होगा ना वो बी नंबर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है कि बच्चा जब खुद करके सीखेगा ना तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से वो सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का वो कह रहा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बी कह रहा है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, सी कह रहा है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, या फिर डी कह रहा है रटने को महत्व प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा 17 नंबर का सही, तो 17 का जो सही होगा ना हो जाएगा ए नंबर। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा अगर उसने एनसीएफ वाली क्लास देखी है तो। चलिए हम देखते हैं 18 नंबर को। 18 नंबर कह रहा है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक है, क्या है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र और शीर्षक आपको बताना है, शिक्षा बिना प्रयास का, शिक्षा बिना शिक्षा के, शिक्षा रटने के साथ, या फिर शिक्षा बिना बोझ का। तो एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र है और शीर्षक है ना वो है हमारा डी नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षा बिना बोझ के। यानी पहले जो होता था क्या होता था, जितने का बच्चा नहीं है ना उससे ज्यादा उसको हैवी बुक्स दे दिए जाते थे, उसको हैवी बैग दे दिया जाता था।
तो उसी हैवी बैग से छुटकारा दिलाने के लिए एनसीएम अपना शीर्षक बनाता है क्या, शिक्षा बिना बोझ का। तो चलिए 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 19 नंबर कह रहा है एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सभ्यता और शिक्षा, बी कह रहा है सभ्यता की प्रगति, सी कह रहा है सभ्यता और प्रगति, डी कह रहा है प्रगति के साथ सभ्यता। तो 19 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, तो 19 नंबर का जो सही होगा ना, सी नंबर, सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ टैगोर की ये क्या थी, निबंध था, सभ्यता और प्रगति, वहीं से किसका होता है शुरुआत, तो एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। यानी गणित के उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, गणित के उद्देश्य को गणना करने की क्षमता का विकास करना, बी कह रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सी कह रहा है सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, डी कह रहा है मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 20 नंबर का जो सही होगा ना, वो हो जाएगा ए नंबर, गणना करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, ये क्या है लेते हैं। 21 नंबर का कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आपको बताना है कि एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए स्कूल में, कक्षा में। तो कह रहा है नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, या सुविधादाता के रूप में। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो भी हमारी शिक्षा है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पे जो शिक्षक अपनी भूमिका निभाएगा वो किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, तो सुविधादाता के रूप में। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 22 को देखते हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है। आपको बताना है कि 350 के अनुसार अगर स्थानीय भाषा मातृभाषा में कोई टीचर उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा अधिकारी इसके लिए सुविधा प्रदान उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 23 नंबर का, वो कह रहा है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था। यह विचार कब आया था जो कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र बना। ये 1998 में आया था, 1993 में आया था, 1997 में आया था, या 1947 में आया था। तो किस ईयर में आया था ये, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 1993 में आया था, जब एक यशपाल कमेटी का गठन हुआ था 1992 में। और यशपाल ने क्या किया था, शिक्षा बिना बोझ का ये लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कमेटी, इसने ये कमेटी में ये आया था और इसकी रिपोर्ट 1993 में सौंपी थी प्रोफेसर यशपाल ने, और उसी में कहा था कि शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर को। 24 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। आपको बताना है। ए कह रहा है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बी कह रहा है सतत मूल्यांकन, या फिर डी कह रहा है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या फिर आपका डी कह रहा है सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो जो 24 नंबर का सही होगा ना, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी सही जाएगा। 25 नंबर कह रहा है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। आपको बताना है कि अभी तक के नवीनतम दस्तावेज कौन से हैं। एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2000 आरटीई 2009 है, या फिर एनपीई है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। अगर यहीं पे रहता है एनसीएफ 2020 तो हमारा वो सही हो जाता। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 26 नंबर का, वो कह रहा है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। आपको बताना है
ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्थानीय बोर्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सही हमारा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि आज के डेट में बदलकर क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये शिक्षा मंत्रालय किस ईयर से हुआ है, तो 2020 से, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं 27 नंबर को। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों का ज्यादातर प्रयोग करने पर सुझाव देता है। ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर सभी। तो क्या हो जाएगा सही हमारा, एनसीएफ क्या कहता है कि पहले आप बच्चे को वो पढ़ाएंगे जो बच्चा पहले से जानता है, उसके आधार पर ही आप कुछ नया उसे सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी बच्चे को आप पहले मूर्त चीजें दिखाएंगे, जो ठोस में है ना वो दिखाएंगे, जिसे बच्चा छू सकता है, महसूस कर सकता है और देख सकता है। उसके बाद से आप उसे अमूर्त चीजें यानी इमेजिनेशन करवाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर और एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो चलिए 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है करिकुलम किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है, ये पूछ लिया जाता है कि करिकुलम जो लिया गया है ना वो किस भाषा का शब्द है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लैटिन भाषा का, बी कह रहा है हिंदी भाषा का, सी कह रहा है उर्दू का, या फिर डी कह रहा है फ्रेंच का। तो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 29 नंबर, वो कह रहा है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है ना वो कहां पर है। ये कह रहा है, ए नंबर कह रहा है SCERT उदयपुर, बी कह रहा है SIERT उदयपुर, सी कह रहा है NCERT नई दिल्ली, या फिर डी कह रहा है NHRD दिल्ली। तो क्या हो जाएगा सही हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, NCERT नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही इसका क्या बना है, कार्यशाला बना है, और NCERT इसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो चलिए हम 30 नंबर को देखते हैं। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ना वो कह रहा है निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है। विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, या सभी। तो क्या हो जाएगा 30 नंबर का सही आंसर, तो हो जाएगा सी नंबर, शांति के लिए शिक्षा। ठीक है, 31 को देखते हैं। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? आपको बताना है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक हो, या फिर कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, या उपरोक्त सभी। तो 31 का क्या हो जाएगा सही, तो 31 का ए नंबर सही हो जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा जो है ना वो ऐच्छिक हो, इस पे एनसीएफ 2005 परीक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? आपको बताना है कि एक पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, ए कह रहा है शिक्षा की सुविधा के लिए, बी कह रहा है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, सी कह रहा है बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, या फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा 32 का, तो 32 का जो सही होगा ना वो बी नंबर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही आपको पाठ्यक्रम का निर्माण की आवश्यकता हमें पड़ती है। चलिए 33 नंबर को देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाना चाहिए। ठीक है ना, आपको सूचना को क्या मानने से बचना है, ये एनसीएफ में सुझाव दिया गया है। ज्ञान, सूचना, समझ, या इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सूचना को ज्ञान मानने से बचना है। ठीक है, ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, चलिए हम 34 को देखते हैं। 34 कह रहा है एनसीएफ 2005 में
कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखते हैं, 6 है, 5 है, 4 है या 3 है, आपको बताना है। तो एनसीएफ क्या है हमारा, 180 पेजों का यह एक दस्तावेज है, ठीक है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें जो है ना कुल 5 अध्याय हैं और यह क्या है, 180 पृष्ठों का यह एक दस्तावेज है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, वो कह रहा है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को। भी कह रहा है बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संचरित अनुभवों को। डी कह रहा है आपका बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। या फिर डी कह रहा है भौतिक संसाधनों को। तो क्या हो जाएगा 35 का सही आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बालकों के लिए संचरित अनुभव है पाठ्यक्रम सुधार को, ठीक है। चलिए 36 को देखते हैं। 36 कह रहा है यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, याद रखिएगा एनसीएफ हमेशा ये कहता है कि बच्चे को आपको हर तरीके से महत्व देना है, चाहे आप स्कूल से लेकर के समाज में हर जगह बच्चा ही हमारा क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या परिवार की असफलता को, तो बच्चा पढ़े या ना लिखे, चाहे बच्चा कैसे भी फेल हो, हमें किसे दोष देना है, तो वो दोष देता है किसके फेल को, स्कूल को। यानी आप बच्चे को कभी भी आप दोष नहीं दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है, क्या है आपको बताना है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, या फिर सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 37 का सही आंसर, तो ये इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है 38 नंबर का, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापक की बात करना निरर्थक है, डैश की डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है, क्या हो जाएगा, पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या सृजनशील। तो किस सर, सृजनशील। ओके चलिए 39 को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। सी कह रहा है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या फिर डी कह रहा है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो 29 का जो सही हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, यानी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं ये नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे की जो क्षमता होती है ना वो अलग अलग होती है, हर एक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा। भी कह रहा है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूटे, या फिर सी कह रहा है यह बालक को अपने आप पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर डी कह रहा है सभी कथन सत्य है। तो 14 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी यह बालक को क्या करेगा, इसमें बालक अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है। और जब अलग अलग बहुत सारे पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे ना तो क्या करेगा, वो बहुभाषी क्लास बनेगा और बच्चा एक दूसरे से क्या होंगे, परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, वो कह रहा है शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और डैश के साथ डील करना चाहिए। ठीक है ना, किसके साथ डील करना चाहिए, पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या, आकलन या परीक्षा प्रणाली। तो क्या हो जाएगा 41 का, तो
सहपाठचार्य के साथ हमेशा क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं आज के 42 नंबर को। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या प्रधान उद्देश्य है ये आपको बताना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, छात्र की शिक्षा संबंधी प्रगति का मापन करना, या फिर बी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, या फिर सी कह रहा है विद्यालय में होने वाली सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो एनसीएफ के अनुसार 42 का क्या आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, विद्यालय में होने वाली सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 42 क्वेश्चन जो कि एनसीएफ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ ही ये पार्ट 1 था, इसी का एनसीएफ से रिलेटेड पार्ट 2 में जल्दी लेकर आऊंगी, जिसमें मैं और 40 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ताकि आपका एनसीएफ से जो भी क्वेश्चन आए ना वो कभी बाहर ना जाए। तो इसके लिए कपिलेश स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल की जो वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जो भी हमारे थिंकर्स है ना उनके भी ऊपर मैं जल्दी ही आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ।